CSIR नेट दिसंबर 2017 का ये बुकलेट बी है। इसके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 मैं कर रहा हूँ आपके साथ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आई फ्लाई जो नेट को प्रिपेयर करने के लिए एक शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। इस आई फ्लाई सिलेबस में हम लोग जो पढ़ते हैं चीज़ों को केवल एक्यूरेटली उतना पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इन अ सिग्नलिंग इवेंट बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड एक्टिवेट्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर GPCR that eventually activates phospholipase C beta. Which one of the following statement truly reflect the function of phospholipase C beta? देखिए, जब हम लोग GPCR की बात करते हैं तो GPCR दो तरीके से काम करता है। ये 7TM एक रिसेप्टर था GPCR। ये या तो जी अल्फा प्रोटीन की हेल्प से साइक्लिक EMP वाली कहानी को फॉलो करेगा प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर ये फॉस्फोलाइपेज C का इस्तेमाल करके PIP2 इसको कन्वर्ट करता है डैग और IP3 में, जिसमें से डैग का काम है प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करना और IP3 का काम है कैल्शियम आयंस की मात्रा बढ़ाना। अल्टीमेटली बाद में चलकर के कैल्शियम 2 पॉजिटिव और PKC दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें डैग, IP3, कैल्शियम और साइक्लिक EMP ये सभी के सभी सेकेंडरी मैसेंजर हैं। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है फॉस्फोलाइपेज C बीटा कन्वर्ट्स PI, जो कि 3,4,5 P3 टू PI है, PIP2। फॉस्फोलाइपेज C बीटा कन्वर्ट्स PI टू PIP2। और थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोलाइपेज C बीटा कन्वर्ट्स PIP2 टू डायसाइल ग्लिसरॉल्स एंड IP3। फॉस्फोलाइपेज C बीटा कन्वर्ट्स PIP टू PI4,5P2। जिन लोगों को PIP का आइडिया ना हो उनको मैं समझा दूं कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में दो फैटी एसिड की टेल लगी हुई है और इस ग्लिसरॉल के ऊपर आयनोसिटोल आके बाइंड कर जाता है, तो इस जनरली इस मॉलिक्यूल को हम PIP बोलते हैं। अब आयनोसिटोल में किस पोजीशन पर फॉस्फेट लगे हुए हैं और कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं इसके बेस पर इसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं तो ये PIP2 है, और आमतौर पर जो 2 फॉस्फेट लगे होते हैं ये 4th या 5th पोजीशन पर है। PIP2 एज सच बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स को डॉकिंग के लिए इस्तेमाल आता है। काफ़ी सारे सिग्नलिंग पाथवे में PIPs के ऊपर फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि AKT काइनेज वाली पाथवे अगर आपको याद हो तो। और इन PIP2 या PIP3 का जो रोल है बेसिकली वो है एक डॉकिंग साइट की तरह काम करना, जहां साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रोटीन्स आकर चिपकेंगे और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन GPCR वाली कहानी में PIP2 को काट करके 2 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। जो GPCR की स्टोरी है उसमें G अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होगा, अल्फा सब यूनिट, और इसमें हम लोग इसे GQ बोलते हैं। ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C को, और फॉस्फोलाइपेज C PIP2 को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, जिसमें से एक का नाम है IP3 और दूसरे का नाम है डैग। डैग प्रोटीन काइनेज C को डॉक कराता है मेम्ब्रेन पर, तो IP3 जाके बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल्स के ऊपर, कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, कैल्शियम बाहर आता है और वो भी हेल्प करता है प्रोटीन काइनेज C को। इस जगह डायग्राम दे रखा है PIP का, और PIP में फॉस्फेट ऐड करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग काइनेज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे PI4 काइनेज है, मतलब 4th पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, इसने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। अब ये बन गया है PIP, फॉस्फेटिडल आयनोसिटोल, जिसमें एक फॉस्फेट ऐड है। फिर PIP5 काइनेज आता है, एक और काइनेज, ये एक और फॉस्फेट ऐड करेगा। इस बार वो ऐड कर रहा है 5th पोजीशन पर, इसलिए बन गया है PIP2। फॉस्फोलाइपेज C का काम है PIP2 को ब्रेक डाउन करना 2 मॉलिक्यूल्स में, जिनमें से एक का नाम है डैग और एक का नाम है IP3, आयनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। डैग का मतलब है डाई असाइल ग्लिसरॉल। क्योंकि डायसाइल ग्लिसरॉल में फैटी एसिड की चैन होती हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में लगा रहता है। दोनों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपना अपना काम करेंगे। यहाँ ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि केवल GPCR ही एकमात्र ऐसी सिग्नलिंग नहीं है जिसमें PIP2 की स्टोरी आती है। इंडिड जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हैं वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं फॉस्फोलाइपेज C गामा को, और वो भी सेम ये रिएक्शन करता है, PIP2 को तोड़ करके IP3 और डैग में कन्वर्ट करता है। एग्ज़ाम होने से जस्ट पहले एक एनिमेशन हम लोगों ने पोस्ट किया था इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए, मैं उसका पार्ट भी साथ में आपको एम्बेड कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ये क्वेश्चन आसान क्यों था। या फिर ये G अल्फ़ा ये एक्टिवेट कर सकते हैं फॉस्फोलाइपेज C गामा नाम के एक प्रोटीन को, जो मेम्ब्रेन में लगे हुए लिपिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं 2 टुकड़ों में, जिससे ये इस मॉलिक्यूल का नाम है PIP2। ये जब 2 हिस्सों में टूटता है तो एक हिस्सा डैग डाई असाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में लगा रहता है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल IP3 ये रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में अंदर जाता है।
डैग और IP3 ये दोनों भी सेकेंडरी मैसेंजर है। IP3 जाएगा और आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ चैनल्स हैं, उन चैनल्स को ओपन कर देगा। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव का चैनल है और जो कैल्शियम मेरा यहाँ अंदर स्टोर था वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ऐसी सेल्स जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो कैल्शियम को स्टोर करना, तो वहाँ हम लोग ER को बजाय ER बोलने के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कैल्शियम दो तरह के फंक्शन करेगा। एक फंक्शन ये डैग की हेल्प करेगा कि ये एक दूसरे प्रोटीन को यहाँ आपस में बाइंड कर लें, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज C। और प्रोटीन काइनेज C कुछ काइनेज को एक्टिवेट करेगा, दूसरे काइनेजेस को, जो अगेन सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे करेंगे और न्यूक्लियस तक मैसेज भेजेंगे। सिमिलरली जो ये कैल्शियम बाहर निकल के आए हैं, ये एक कैल्मोडोलिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैल्मोडोलिन में भी 4 कैल्शियम की बाइंडिंग साइट है और 4 कैल्शियम आकर के यहाँ बाइंड करेंगे। कैल्मोडोलिन एक तरह का चैपरोन है और ये बाइंड करता है आपके कैम काइनेज नाम के काइनेज एंजाइम से, और ये कैम काइनेज भी बाकी काइनेज की तरह दूसरे प्रोटीन को फॉस्फेट लगाएगा। तो आई होप क्वेश्चन देखने के बाद आपको अब आंसर क्लियरली मालूम पड़ गया होगा कि फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज नाम ही बता रहा है कि वो लिपिड को काटेगा, तो उसका काम है फॉस्फोलाइपेज C बीटा का जो काम है वो है PIP2 को कन्वर्ट करना डैग और IP3 में, जो कि दोनों सेकेंडरी मैसेंजर है। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट B सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है एंजाइम्स की प्रॉपर्टी के साथ। इन्हें एंजाइम का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है मानूंगा मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए कोई मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट नहीं था। जो क्वेश्चन है 24 ये कहता है इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 है एलोस्टिक एंजाइम्स। पहली बात देखिए, इसने इनकरेक्ट के लिए पूछा हुआ है कि जो यहाँ बातें दे रखी हैं वो सभी की सभी करेक्ट होनी चाहिए, इनमें से एक बात इनकरेक्ट है। पहली बात है एलोस्टिक एंजाइम्स के बारे में। एलोस्टिक एंजाइम में क्या होता है कि जो भी कोई एंजाइम है उसकी एक तो है एक्टिव साइट जहाँ सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है, और एक इसके अलावा कोई और साइट होती है जहाँ कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके बाइंड कर सकता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। आमतौर पे इस मॉलिक्यूल को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, इसे हम लोग एलोस्टेटिक रेगुलेटर कह सकते हैं। इसके बाइंड करने से हो सकता है एंजाइम काम करना फास्ट कर दे या काम करना स्लो कर दे। जस्ट एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे तुम्हें याद होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज बैक्टीरिया में, और इस RNA पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कई बार सिग्मा फैक्टर्स आकर के बाइंड करते हैं। सिग्मा फैक्टर की बात मैं इसलिए यहाँ लेकर के आया हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि जो एलोस्टिक रेगुलेशन है ये केवल हमेशा नेगेटिव रेगुलेशन होगा, ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी तरह का रेगुलेशन हो सकता है। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि एलोस्टिक एंजाइम्स जो हैं फंक्शन करते हैं रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ एलोस्टिक मॉड्यूलेटर्स और इफेक्टर्स। तो जो भी कोई मॉलिक्यूल आके यहाँ बाइंड कर रहा है एंजाइम के साथ, वो उस एंजाइम को हम लोग बोल रहे हैं एलोस्टिक मॉड्यूलेटर और इफेक्टर, और वो जब भी बाइंड करेगा तो वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड करेगा। बिल्कुल एक्चुअली में देखिए, सबस्ट्रेट एंजाइम का इंटरेक्शन, रिसेप्टर लाइगेंड का इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, और किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल का उसके रेगुलेटर के साथ इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन हमेशा रिवर्सिबल होने चाहिए। तो रिवर्सिबल होने के लिए नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है उनके अंदर, और इस नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस तरह के। कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। प्रोटीन में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो कोवलेंट है। तो यहाँ कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं आता। कभी भी किसी तरह के जो रिवर्सिबिलिटी जहाँ होगी, जहाँ रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, वहाँ आप हमेशा पाओगे कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स वो नॉन कोवलेंट है। और ये एक लॉजिक की तरह इस्तेमाल कर लो। जब भी कोई आपसे पूछे कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, ये नॉन कोवलेंट है, कोवलेंट, तो तुम पलट के क्वेश्चन पूछ लो डाटा में से कि डाटा क्या कह रहा है कि ये जो इंटरेक्शन है ये रिवर्सिबल है या फिर ये नॉन रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल है तो इंटरेक्शन हमेशा नॉन कोवलेंट होगा, और अगर ये नॉन रिवर्सिबल है तो इंटरेक्शन कोवलेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कैटलाइज कर सकती हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स और कार्बोनेट्स, इन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी एग्रीड है। इन एंटीबॉडीज को हम लोग एबजाइम्स कहते हैं। एबजाइम्स वो एंटीबॉडी हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो कैटालिसिस कर सकते हैं, और ऐसे हम लोग एंटीबॉडी बना चुके हैं पहले ही। एंजाइम्स आर नॉट इनहिबिटेड इरिवर्सिबली बाय हैवी मेटल जैसे कि मरकरी, जैसे कि Ag। इंडियर अगर आपने कभी ग्लाइकोलिसिस और TCA पढ़ा है तो वहाँ आपने बीच में लिंक के रूप में पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, और पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हैवी मेटल्स के द्वारा रिवर्सिबली
या इरिवर्सिबली इनहिबिट हो सकता है, जिसे हम लोग मरकरी की पॉइजनिंग बोलते हैं, आर्सेनिक की पॉइजनिंग बोलते हैं या लेड की पॉइजनिंग बोलते हैं। उन सब में ये तो स्टोरी है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो तरह के तरीके से ये हैवी मेटल्स ब्लॉक कर सकते हैं। तो एंजाइम्स को हम लोग इनहिबिट नहीं कर सकते इरिवर्सिबली, ये कहना गलत है। कुछ हैवी मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ, और तब एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज हाइड्रोलाइज द बायोलॉजिकल फॉस्फेट एस्टर्स एट 5.0। देखिए, फॉस्फेटेज एंजाइम्स का काम ही होता है फॉस्फेट को हटाना, और इस यहाँ जो एसिड वर्ड लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करता है, और पीएच 5 नो डाउट एसिडिक पीएच है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन है थर्ड, नो डाउट, जो कि इनकरेक्ट है। इंडिड यहाँ एक स्लाइड भी है जिसमें इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन दे रखा है। साइनाइड हम लोगों ने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेटरी चैन में काम करते हुए देखा है। तो हैवी मेटल जैसे कि Ag, Hg ये सल्फाइडल ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और जब ये कंबाइन करते हैं सल्फाइडल ग्रुप से तो आमतौर पर ये कोवलेंट बॉन्ड तैयार कर रहे होते हैं। हालांकि हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं EDTA टाइप के चेलेटिंग एजेंट्स के द्वारा, जो इन्हें ग्रैप करके बाहर निकाल सकते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। इंटरेस्टिंगली इस पेपर के अंदर सेल साइकिल के ऊपर हमें तकरीबन 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले डायरेक्टली, जिनमें से 2 क्वेश्चन 28 और 29 सेक्शन बी के थे, सीधे सीधे 4 नंबर। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 बेस पर है। पहला, DNA जो कि 2 नैनोमीटर वाला फाइबर है, ये अकेला नहीं मिलता, ये प्रोटीन के साथ चिपक करके, हिस्टोन प्रोटीन के साथ चिपक करके, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ चिपक करके एक 11 नैनोमीटर यूक्रोमेटिन नाम का स्ट्रक्चर तैयार करता है। ये है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ DNA। इसमें जो कोर हिस्टोन्स हैं, जो हिस्टोन्स अंदर की तरफ पैक्ड हैं DNA से, ये हैं आपके H2A, H2B, H3 एंड H4। इन सब की 2-2 कॉपी होती हैं। हिस्टोन्स के पास बेसिक अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और DNA की जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, जिसमें फॉस्फेट का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और इसी चार्ज इंट्रैक्शन की वजह से DNA हिस्टोन्स के चारों तरफ रैप करता है, लगभग 1/3/4 टन्स, जिसे आप मल्टीप्लाई करके सीधा सॉल्व करके 1.6 के आसपास आंसर निकाल सकते हो। कुल मिला के एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर के आसपास का DNA होता है, और जहाँ DNA इस हिस्टोन ऑक्टामर के साथ चिपकना शुरू करता है और जहाँ से हटना शुरू करता है, उस दोनों ही पार्ट्स को ब्लॉक करने के लिए हिस्टोन H1 रहता है, ताकि कभी ये खुलने ना पाए। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि जब सेल साइकिल होती है तो M फेस में एक स्टेप है एनाफेस और मेटाफेस के बीच का। तो जब मेटाफेस में सारे क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली पैक होकर के स्पिंडल फाइबर से चिपक जाते हैं, तो वो एक एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नाम के यूबिक्विटिन लाइगेज को वो एक्टिवेट करते हैं, और ये यूबिक्विटिन जोड़ देता है कुछ प्रोटीन्स के ऊपर, जिनमें से कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं सिक्योरिन के नाम से, जो सेपरेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक करता है, और इस सेपरेज एंजाइम का काम था क्रोमेटिड्स को अलग अलग होने से अलग अलग करना। इसके अलावा ये M फेस के जितने भी साइक्लिन्स हैं, जिन्हें हम लोग MCD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं, और साइक्लिन B नाम है यहाँ पर M साइक्लिन्स का, ये इनको भी डिग्रेड कराता है। इसलिए जैसे ही एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, तो जितने भी साइक्लिन्स हैं वो सब डिग्रेड हो जाते हैं, और इस फेस से लेकर के और G1 के मिडल तक कोई साइक्लिन की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो हमारे 2 क्वेश्चन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन मेटाफेस टू एनाफेस ट्रांजिशन, इसके लिए रेगुलेट करने के लिए जो प्रोटीन था वो था APC, और APC जिनको टारगेट करता है डिग्रेड करने के लिए, उनमें से एक है साइक्लिन B। CDKs वो डिग्रेड नहीं करता। तो इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमेटिन इज नॉट ट्रू। अब क्रोमेटिन के बारे में कौन कौन सी बातें ट्रू नहीं है? पहली बात है, DNA वाइंड करता है अप्रोक्सीमेटली 1.65 टाइम्स, तो जो भी हमारा न्यूक्लियोसोम है उस न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द लगभग 2 टर्न करता है, पूरे 2 टर्न नहीं, तो 1.6 टाइम के आसपास वो उस पर रैप कर रहा होता है। और अगर मैं हिस्टोन ऑक्टामर से टच करते हुए DNA की बात करूं तो ये 146 बेस पेयर का DNA होता है, हालांकि न्यूक्लियोसोम में इसकी लंबाई 200 बेस पेयर की होती है। H2A और H2B बाइंड करते हैं एंट्री और एग्जिट एंड ऑफ DNA क्रोमोसोम्स को, नहीं, ये जो आपका हिस्टोन कोर है ये उसके असेंबली के लिए अंदर होते हैं, बाहर नहीं। बाहर ये जो काम बोल रहे हैं ये H2A H2B नहीं करता, ये H1 करता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हिस्टोन्स का बिल्कुल होता है, हिस्टोन्स का मिथाइलेशन, हिस्टोन्स का फॉस्फोराइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, और ये यूक्रोमेटिन टू हेट्रोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन टू यूक्रोमेटिन कन्वर्जन को फैसिलिटेट करता है। कभी आपने सुना हो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज या हिस्टोन काइनेज एंजाइम, तो जो 11 नैनोमीटर है इसको 30 नैनोमीटर में कन्वर्ट करना,
और 30 नैनोमीटर को वापस 11 नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जरूरी है। एपिजेनेटिक्स में हम लोग इसकी बात करते हैं, तो ये भी ठीक है। फोर्थ है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोटिक क्रोमोसोम में हिस्टोन्स के अलावा भी काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एक का नाम है कोहेसिन जो क्रोमेटिड्स को आपस में बाइंड करके रखता है, तो एक का नाम है कंडेंसिन जो क्रोमोसोम को कंडेंस करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो सबके सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैटेगरी में आएंगे। मत भूलो जितने भी हिस्टोन्स को मॉडिफाई करने वाले हैं या फिर क्रोमेटिन को मॉडिफाई करने वाले प्रोटीन्स हैं, ये सब भी क्रोमेटिन का पार्ट ही हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है 2, जो कि नॉट ट्रू पूछा हुआ है इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है 1, जो कि इन्होंने पूछा हुआ कि किसका डिग्रेडेशन होता है। CSIR नेट दिसंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन नंबर 37, ये सेक्शन बी का है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 37। ये पहली लाइन बोल रही है बेस्ड ऑन द ABC मॉडल। ABC फ्लावरिंग का जो मॉडल था उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमन एंड कार्पल विच द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कंट्रोल द क्लास ए एक्टिविटी। अब इसी क्वेश्चन के लिए ABC मॉडल का जो एनिमेशन है iFlyNet का, मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एग्ज़ाम से तकरीबन 1 महीना पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था और इसमें ABC मॉडल को समझाने की कोशिश की थी सिंपलेस्ट तरीके से, स्मार्टेस्ट वे में। जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जो ये जीन के सेट रखे गए हैं A, B और C, A सेट में आती हैं AP2 एपेटेला 2, जीन सेट B में आती हैं एपेटेला 3 AP3 और पिस्टिलेटा जिसे हम PI के नाम से भी जानते हैं। जीन सेट C में एक जीन आती है जिसे हम अगेमस के नाम से जानते हैं AG। तो जो पहली बात हमें याद रखनी है वो जीन सेट A में AP2, जीन सेट B में AP3 और PI। नेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से सेट में कौन सी जीन्स होती हैं जो हमने अभी सीखी हैं। तो क्या अभी भी डाउट है आपको कि यहाँ आंसर कौन होगा? इंडियड यही फ़ायदा है iFly करने का, क्योंकि यहाँ हम लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं चीज़ों का और जो बातें कर रहे हैं केवल उतनी सटीक बातें कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका 1। CSIR नेट दिसंबर 2017 क्वेश्चन नंबर 53। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर ग्रोथ इक्वेशंस वेयर बाय dN/dt इज डिफाइंड एज। इंडियड अगर मैं कहूँ कि मैं चलो ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, हम लोग समझते भी नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एग्ज़ाम होने से तकरीबन 7 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया जो पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड था। मैं उस वीडियो का एक पार्ट आपको दिखा रहा हूँ और उस वीडियो के पार्ट को देखने के बाद आप मुझे बताना कि क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था। जितनी पॉपुलेशन होती हैं अगर हम उनके आर की बात करें तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने आर के बेस पे वो एक अनलिमिटेड ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो सिंपल सा एक पॉपुलेशन का अगर हम बात करें, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो पॉपुलेशन में चेंज कितना आया dN/dt। dN है चेंज इन पॉपुलेशन, dt है जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उसका रेट क्या था इंट्रिंसिक रेट, और स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। हम लोग इस सिंपल से फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने कुछ और इन्वॉल्व नहीं कर रखा तो हम बात कर रहे हैं कि ये Rn वाली कहानी ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आमतौर पर जे शेप दिखाता है। जैसे अगर मैं बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा हूँ तो मैं पाऊंगा कि बैक्टीरिया 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस तरह की ग्रोथ कर्व को हम लोग बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। देखने में ऐसा लगता है कि सभी ऑर्गेनिज्म ये काम कर सकते हैं, बट नो डाउट कुछ एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। कुछ कहानी को समझने के लिए ही एक फैक्टर और इंक्लूड किया जाता है, वो है कैरिंग कैपेसिटी। कोई एनवायरनमेंट कितने ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकता है। अगर किसी घास के मैदान में बहुत सारे खरगोश हैं तो खरगोश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस घास के मैदान में खाने के लिए कितना अवेलेबल है, जगह कितनी अवेलेबल है, प्रीडेटर्स कितने हैं। हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। तो जब भी कभी एनवायरनमेंट डिसाइड करे कि मैक्सिमम रेट कितना जा सकता है, जो कि नॉर्मली सभी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो अपना लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखा रहा है। लॉजिस्टिक ग्रोथ जब भी कभी दिखाएगा तो मुझे पहली बार जो ग्राफ है वो शुरुआत में बढ़ेगा जे शेप की तरह, लेकिन जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचेगा वो ग्राफ स्टेबल हो जाए। इंडीड सपोज ये है मेरा कैरिंग कैपेसिटी, अगर मैं नंबर के स्केल पर बात करूं तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को हम लोग, रेजिस्टेंस को हम लोग K-N/K कह सकते हैं। देखिए एनवायरमेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ
को रोक लग जाए किसी कारण से, जैसे कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स या कुछ और एनवायरनमेंट के द्वारा क्रिएटिव किए हुए कारण से, तो हम उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। और उसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है k माइनस एन अपॉन के। तो इंडीड अब इस केस में जब एनवायरनमेंट भी रोल प्ले कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज की एक टाइम पीरियड में पॉपुलेशन साइज कितना बड़ा, तो उसमें नो डाउट जो उसका खुद का बायोटिक पोटेंशियल था, बायोटिक पोटेंशियल वही है जिसे हम लोग आर एन कह रहे थे कि वो खुद कितना अपना पॉपुलेशन का साइज बढ़ा सकता है। अब इसमें एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो गया। तो जो मेरी पुरानी इक्वेशन थी डी एन अपॉन डी टी इजिकल टू आर एन, उसमें एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस को और इंक्लूड कर दिया गया है के माइनस एन अपॉन के। और अब इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसी होती है। अभी तक की बातों से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि जो पॉपुलेशन है वो दो तरह के ग्रोथ दिखाती है, एक जे शेप और एक एस शेप्ड। एस शेप्ड में के की बात आती है, कैरिंग कैपेसिटी की, और जे शेप में केवल उसका रेट चलता है, उसका रेट। और इंडीड इसका जो फार्मूला था डी एन अपॉन डी टी इजिकल टू आर एन, तो इसका भी फार्मूला सेम ही है, डी एन अपॉन डी टी इजिकल टू आर एन। बस यहाँ पे एनवायरनमेंट स्ट्रेस हो रहा गया है और वो है आपका के माइनस एन अपॉन के। जो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को इसलिए मेंटेन रख रहे हैं और इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनका इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा है, अपने बायोटिक पोटेंशियल की वजह से वो अपने नंबर को मेंटेन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी की वजह से अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग के स्ट्रेटेजी। एक दूसरा यूट्यूब लिंक भी मैंने डाला हुआ है जिसको हम लोग आर और के स्ट्रेटेजी के नाम से देखते हैं। इस लिंक को भी चेक कीजिए आप। इस लिंक में के और आर स्ट्रेटेजी को और डिफाइन किया गया है, प्लस साथ में वहाँ जो साथ के क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए गए। तो क्या अभी भी तुम्हें डाउट है इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर? नो डाउट इसका आंसर है सेकंड वाला, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है बी रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो देखो, जो वीडियो में समझाया गया था वो इतना सिंपल वे में था कि आप इन क्वेश्चनों को देखो तो ये क्वेश्चन भी अब आसान लगते हैं।